हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोगों का मैंने जून जून की छुट्टी से पहले जून की 1 तारीख से 25 तारीख तक की आपकी छुट्टियां थीं। उससे पहले मैंने आपको लखनवी अंदाज ये पाठ शुरू किया था। उस पाठ में मैंने आपको फिर से वो पाठ मैं पढ़ा रही हूँ। मैंने आज उसका वर्क काम भी मैंने उसी का भेजा है, लखनवी अंदाज। उसमें मैंने आप लोगों को जो पहले प्रश्न मैंने करने के लिए दिए थे, मैंने आपको एक जो है गद्यांश करवाया था। नवाब साहब ने से लेकर नफासत और नजाकत, ये गद्यांश मैंने आप लोगों को करवाया था। इसका मैंने आप लोगों को सारांश भी समझा दिया था। सारांश इस प्रकार से है कि लेखक को नवाब साहब, लेखक जब रेलवे के सेकंड क्लास में यात्रा करने के लिए जाता है, तब वहाँ उसे जो है नवाब साहब मिलते हैं। वह नवाब साहब को जो है वहाँ पर उसको जो है नवाब साहब उसे जब मिलते हैं तो वह लेखक ने को पास के स्टेशन तक ही रेल यात्रा करनी थी। वहाँ पर तब यद्यपि सेकंड क्लास में पैसे अधिक लगते थे, इसलिए वह फर्स्ट क्लास में पैसे अधिक लगते थे, इसलिए वह लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट लेकर चढ़ गए। तो वहाँ पर उनके सामने एक सज्जन और बैठे पालथी मारकर बैठे थे। उनके सामने ही दो ताज़ा खीरे चिकने खीरे रखे थे। लेखक के आने से उन सज्जन को कुछ जो है विघ्न जो है अनुभव हुआ, और वह लेखक से बात करने का उन्होंने कोई भी उत्साह नहीं दिखाया। लेखक अकेले बैठे कल्पना करता है कि नवाब साहब सेकंड क्लास में कैसे यात्रा करना गवारा करते हैं। शायद उन्होंने अकेले सफ़र काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। अब नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर बिछा लिया और उस पर ताज़े खीरे सजा दिए। और अपने सीट के नीचे से जो है लोटा निकालकर खिड़की से बाहर खीरों को धोया और तौलिए से पोंछा। चाकू काटकर खीरे के जो है सिर काटकर झाग बाहर निकाले और बड़ी ही सावधानी से उनकी फांके काटने लगे और सजाने लगे। नवाब साहब ने खीरों पर जीरा और लाल मिर्च बुरक दी। नवाब साहब इस दौरान मन ही मन खीरे का स्वाद ले चुके थे। लेखक को नवाब साहब ने फिर एक बार खीरे खाने का निमंत्रण दिया। तब लेखक उस लेखक ने मना कर दिया था। तब जो है वह उसी पर जो है टिके रहे। अब नवाब साहब ने प्यासी आँखों से खीरे के फांकों को देखा और खीरे की एक फांक को जो है उठाकर होठों तक ले गए और फिर स्वाद के जो है आनंद से उनकी पलकें मूंद गईं। अब मुंह में आए पानी को उन्होंने गले में
उतार लिया। उसके बाद उन्होंने खीरा खिड़की से बाहर छोड़ दिया। इसी प्रकार एक एक करके वे खीरों को सूंघकर उनका स्वाद लेते हुए बाहर छोड़ते गए। सारे खीरे बाहर छोड़कर उन्होंने तौलिए से हाथ और होंठ पोंछे। फिर गर्वपूर्वक लेखक की ओर देखा और जैसे कि वह कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब मानो खीरे की तैयारी और प्रयोग से जो है थक लेट गए। उनके सम्मान में लेखक को अपना सिर झुकाना पड़ा। अब लेखक सोचने लगा कि क्या स्वाद और सुगंध से संतुष्ट हुआ जा सकता है। इतने में नवाब साहब ने जो है डकार लिया और लेखक की ओर देखकर बोले, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता बहुत अच्छा। यह सुनते ही नवाब लेखक को यह महसूस हुआ कि जो है उन्हें अपने लिखने के लिए एक नई कहानी मिल गई। नई कहानी में लेखक ने सोचा, अगर सुगंध और स्वाद से पेट भर सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्र के नई कहानी को क्यों नहीं लिखा जा सकता। तो इस प्रकार से मैंने आपको इसका पूरा एक बार सारा शॉर्ट समझा दिया है। फिर मैंने आपको यशपाल द्वारा लिखी जो कहानी है उसका मैंने आपको एक गद्यांश मैंने करने के लिए दिया था। उस गद्यांश में मैंने आपको नवाब साहब ने यहाँ से नवाब साहब ने से लेकर मैं नफासत और नजाकत, दूसरे पेज के नफासत और नजाकत यह गद्यांश मैंने दिया था। इस गद्यांश में मैंने आपको प्रश्न दिए थे, नवाब साहब ने खीरे का स्वाद किस प्रकार लिया। नवाब साहब ने खीरे को सूंघकर बाहर क्यों फेंक दिया। तीसरा प्रश्न है, नवाब साहब किस कारण गर्व महसूस कर रहे थे। चौथा प्रश्न है, नवाब साहब की गुलाबी आंखें लेखक को क्या कह रही थीं। पांचवा प्रश्न है, लेखक को किस कारण सिर झुकाना पड़ा। छठा प्रश्न है, इस गद्यांश में किस पर व्यंग्य है। तो ये प्रश्न मैंने आप लोग को समझा दिए। आज मैं आपको उसी के अभ्यास प्रश्न समझाने जा रही हूँ। इसमें केवल मैंने आपको 3 ही अभ्यास प्रश्न करवाए हैं। पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। इसका उत्तर है, लेखक को रेल के डिब्बे में आया हुआ देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया। ऐसे लगा मानो लेखक के आने से
उनके एकांत में बाधा पड़ गई हो। उन्होंने लेखक से कोई भी बातचीत नहीं की, उनकी तरफ देखा भी नहीं। वे खिड़की से बाहर देखने का नाटक करने लगे। साथ ही वे डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इससे लेखक को पता चल गया कि नवाब साहब उससे बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है, तनिक भी उत्सुक नहीं है। फिर से मैं समझा रही हूँ कि प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। इसका उत्तर है, लेखक को रेल के डिब्बे में आया हुआ देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया। ऐसा लगा मानो लेखक के आने से उनके एकांत में बाधा पड़ गई हो। उन्होंने लेखक से कोई भी बातचीत नहीं की, उनकी तरफ देखा भी नहीं। वे खिड़की के बाहर देखने का नाटक करने लगे। साथ ही रेल के डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इससे लेखक को यह पता चल गया कि नवाब साहब उससे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं हैं। अब है ये पहला प्रश्न मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका और अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका और अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? इसका उत्तर है कि नवाब साहब के मन में अपनी धाक जमाने की बात रहती है, इसलिए वे सामान्य जनों के जो तरीकों को जो है ठुकराते हैं तथा अपने नए सूक्ष्म तरीके खोजते हैं, जिससे उनकी अमीरी प्रकट हो। नवाब साहब अकेले में बैठे खीरे की तैयारी कर रहे थे, परंतु लेखक को सामने देखकर उन्हें अपनी नवाबी दिखाने का जो अवसर मिल गया। उन्होंने दुनिया की रीति
से हटकर खीरे सूंघे और खिड़की के बाहर फेंक दिए। इस प्रकार उन्होंने लेखक के मन में अपनी अमीरी की धाक जमा दी। प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ करी खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? इसका उत्तर है कि नवाबों के मन में अपनी धाक जमाने की बात रहती है। इसका उत्तर है कि नवाबों के मन में अपनी धाक जमाने की बात रहती है, इसलिए वे सामान्य मनुष्यों के तौर तरीकों को ठुकराते हैं और अपने नए नए सूक्ष्म तरीके खोजते हैं जिससे उनकी अमीरी प्रकट हो। नवाब साहब अकेले में बैठे बैठे खीरे खाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु लेखक को सामने देखकर उन्हें अपनी नवाबी दिखाने का अवसर मिल गया। उन्होंने दुनिया की रीति से हटकर खीरे सूंघे और खिड़की से बाहर फेंक दिए। इस प्रकार उन्होंने लेखक के मन में अपनी अमीरी की धाक जमा दी। अब है यानी कि वह नवाब साहब, क्योंकि नवाबों के मन में यह विचार रहता है कि वे हर एक मनुष्य पर अपनी जो है अमीरी को प्रकट करें, इसलिए उन्होंने लेखक नवाब साहब अकेले में बैठकर खीरा खाना चाहते थे, लेकिन वह खीरे खाने की जो है तैयारी कर रहे थे, लेकिन लेखक के आने पर उन्हें अपनी अमीरी दिखाने का जो है मौका मिल गया। इसलिए उन्होंने खीरे को जो है बड़े ही यत्न से काटा, नमक मिर्च बुरका और जो है सूंघ और अंत में बिना खाए है सूंघ करी खिड़की के बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा केवल अपनी अमीरी की धाक जमाने के लिए ही किया होगा, क्योंकि लेखक को सामने देखकर उन्हें अपनी अमीरी की जो है धाक जमाने का जो है मौका मिल गया। इसलिए उन्होंने दुनिया की रीति से हटकर खीरे सूंघे और खिड़की के बाहर फेंक दिए। उन्होंने इस प्रकार उन्होंने लेखक के मन में अपनी अमीरी की धाक जमा दी। अब अंतिम प्रश्न है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तीसरा प्रश्न है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है, नवाब साहब पालथी मारकर
पालथी मारकर आराम से बैठे थे। उनके सामने तौलिए पर कच्चे खीरे रखे थे। वे ऐसे बैठे थे मानो मानो दिन भर उन्हें यही एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। उन्होंने धीरे से तौलिए को जो है उठाया, झाड़ा, बिछाया। अब सीट के नीचे से पानी का लोटा उठाया और उस पानी से खिड़की से बाहर उन्होंने खीरे धोए। फिर धोए हुए खीरे को बड़े ही इत्मीनान से तौलिए पर रखा। फिर एक खीरे को जो है उठाया, जेब से चाकू निकाला, चाकू से धीरे से खीरे का सिर काटा और एक सिरे को चाकू से जो गोदा। फिर उसकी झाग निकाली। फिर बड़ी कला दिखाते हुए कोमलता से खीरे को जो उन्होंने छीला, बाद में काट कर उसकी फांकें बनाई और एक को बड़े क्रम से तौलिए पर सजा के रखा और उस पर जीरा, नमक, लाल मिर्च की सुर्खी छिड़की। अब यह खीरे खाने के लिए तैयार थे। अब फिर से मैं बता रही हूँ कि प्रश्न है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। नवाब साहब आराम के साथ पालथी मारकर बैठे थे। उनके सामने तौलिए पर कच्चे खीरे रखे थे। वे ऐसे बैठे थे मानो दिन भर यही एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। उन्होंने धीरे से तौलिए को जो है उठाया, झाड़ा और बिछाया। अब अपनी सीट के नीचे से पानी का एक लोटा उठाया और उस पानी से खिड़की से बाहर करके खीरे धोए। फिर धोए हुए खीरे तौलिए पर रखे। फिर एक खीरे को उठाया, जेब से चाकू निकाला, चाकू से खीरे का सिर काटा और एक सिरे को चाकू से जो है गोंदा। उसकी झाग निकाली। फिर बड़े ही कलाकारी से कोमलता से उन खीरों को छीला। बाद में काट कर उसकी फांकें बनाई और एक फांक को बड़े क्रम से तौलिए पर सजाकर उस पर जीरा, नमक और लाल मिर्च की जो है सुर्खी से छिड़की। अब यह खीरे खाने के लिए तैयार थे। उसके बाद वह बड़े आराम से उन्होंने उस पर नमक, मिर्च
बुर्का और अंततः उसके एक फांक को अपने मुंह तक को है ले गए, सूंघा और स्वाद में जो है आए हुए पानी को जो है गटका और फिर उन्होंने एक एक खीरे की फांक को बाहर छोड़ते गए। तो यह इस प्रकार से नवाब साहब ने जो है खीरों का रसास्वादन लिया। तो यह पूरा चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया। अब इसके मैंने आप लोगों को जो प्रश्न दिए हैं, ये मैंने आप लोगों को पूरा आज ये आप लोगों का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। इसमें मैंने आज आपको केवल जो है एक गद्यांश दिया है और आज मैंने आपको लखनवी अंदाज पाठ के अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न मैंने दिया है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका और अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तीसरा प्रश्न है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। अब इसका मैंने जैसे पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? लेखक को इसका उत्तर है, लेखक को रेल के डिब्बे में आया देखकर नवाब साहब की आंखों में आज संतोष छा गया। उन्हें ऐसा लगा मानो लेखक के आने से उनके एकांत में बाधा पड़ गई हो। उन्होंने लेखक से कोई बातचीत नहीं की, उनकी तरफ देखा भी नहीं। वे खिड़की से बाहर देखने का नाटक करने लगे, साथ ही डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इससे लेखक को पता चल गया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका और अंततः सूंघ कर ही खिड़की के बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? इसका उत्तर है, नवाबों में अपनी अमीरी की धाक जमाने की बात रहती है, इसलिए वे सामान्य लोगों के तौर तरीकों को जो है ठुकराते हैं और अपने नए नए सूक्ष्म तरीके खोजते हैं जिससे उनकी अमीरी प्रकट हो। नवाब साहब अकेले में बैठे बैठे खीरा खाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु लेखक को सामने देखकर उन्हें अपनी नवाबी दिखाने का अवसर मिल गया। उन्होंने दुनिया की रीति से हटकर खीरे सूंघे और खिड़की के बाहर फेंक दिए। इस प्रकार उन्होंने लेखक के मन में अपनी अमीरी की धाक जमा दी। तीसरा प्रश्न है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस
प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। नवाब साहब बड़े आराम, इसका उत्तर है नवाब साहब बड़े आराम से पालथी मारकर बैठे थे। उनके सामने तौलिए पर कच्चे खीरे रखे थे। वे ऐसे बैठे थे मानो दिन भर उन्हें यही महत्वपूर्ण कार्य करना है। उन्होंने धीरे से तौलिए को जो है उठाया, झाड़ा और बिछाया। अब सीट के नीचे से पानी का लोटा उठाया और खिड़की से बाहर करके खीरे धोए। फिर धोए हुए खीरे तौलिए पर रखे। फिर एक खीरे को उठाया, जेब से चाकू निकाला। चाकू से खीरे के एक सिरे को चाकू से गोदा, उसकी झाग निकाली और फिर कलाकारी और कोमलता से खीरों को छीला। बाद में काटकर उसकी फाँकें बनाई और एक एक फाँक को बड़े क्रम से तौलिए पर सजाया और सजाए हुए खीरे की फाँकों पर जीरा, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी छिड़की। अब ये खीरे खाने के लिए तैयार थे। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को इन अभ्यास प्रश्न मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में जो है पूरी तरह से आ गए होंगे। यही प्रश्न आप लोगों को आज आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो गया है। अब इसके बाद में आप लोगों को काव्य खंड में जो नया चैप्टर है वो मैं पढ़ाऊँगी। आप इसके साथ धन्यवाद।